नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम जानेंगे कि स्किन के कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं, अर्थात बीमारियां होती हैं जिनके साथ हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आज हम जानेंगे कि उनका सोल्यूशन क्या है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, स्किन डिजीज़ेस हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया इसके बारे में कुछ एपिसोड से। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब स्किन के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, आपने ये तो बताया था कि वो क्यों होती है, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि उनके सॉल्यूशंस क्या है। जैसे कि यंगस्टर्स के अंदर बहुत देखा गया है पिंपल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो नेचुरल है कि इस एज में आता ही है। कुछ लोगों को बड़े होने के बाद में भी आता है, काफ़ी एज के बाद में भी पिंपल्स का प्रॉब्लम रहता है। और ये सिर्फ आई वुड से ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है, वो बहुत पेनफुल भी होता है हर व्यक्ति के लिए कई बार पिंपल्स का होना। ऐसे में क्या किया जाए? पिंपल्स एंड एक्ने, और या हम उसे कील मुहासे कहें जी, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू द ब्यूटी जी, लेकिन जो व्यक्ति उसको फेस कर रहा होता है उसको बहुत पेनफुल जी, और पस वाले पिंपल्स भी बहुत लोगों को हो जाते हैं। जी, तो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज इन द ब्लड। राइट। ब्लड जब इम्प्योर होता है तो जब लिवर इम्प्योरिटीज़ को फ्लश आउट नहीं कर पाता तो वो सारी गंदगी या वो सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हमारी स्किन पे दिखनी शुरू हो जाती हैं। राइट। और स्किन और वो चूज़ करता है बॉडी का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हो, जी, सेंसिटिव हो। और हमारे चेहरे की स्किन बहुत सेंसिटिव और सॉफ्ट होती है, इसीलिए चेहरे पे या पीठ पर अक्सर या फिर फेस पर पिंपल्स होने की संभावनाएं रहती हैं। ज़्यादातर फीमेल्स में, यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। और बढ़ती उम्र में जिनके साथ होती हैं तो नेचुरल है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं और किसी भी तरह का टॉक्सिक वेस्ट इम्प्योरिटीज़ आपके ब्लड में हैं तो ये प्रॉब्लम्स उनको दिखाई देगी। तो इसके लिए सर्वप्रथम ज़रूरी है अपना पहले खान पान बदला जाए। ऑफ कोर्स क्लेंजिंग एंड डिटॉक्स तो करना ही है, लेकिन उसके साथ खान पान बदला जाए, जैसे कि लाल मिर्च और बहुत तेज़ स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड और बहुत ज़्यादा जंक फूड। कोई भी ऐसा फूड जो कि चिपचिपा पदार्थ है, लेसदार है और हाइपर बॉइल्ड है और साथ ही बहुत टू मच स्पाइसी है, ऐसी चीज़ें, पिकल्स हो गए, अचार, ब्रिंजल और ऐसी सारी चीज़ों को कुछ देर के लिए अवॉइड करना चाहिए जब तक आपको वो दौर चल रहा है और आप ये सारी कंडीशंस फेस कर रहे हैं। जी। और इसी के साथ ये भी देखा जाता है कि इनटेक ऑफ वाटर अच्छा होना चाहिए। बहुत ठंडा पानी या बहुत गर्म पानी ना पिएं, पानी की इनटेक अच्छी रखें। और फ्रूट्स एंड सैलड्स इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें कि आप ब्रेकफास्ट में अ गुड बाउल ऑफ फ्रूट यू आर हैविंग, एंड लंच करने से पहले यानी कि लंच 2 प्लेट्स में करें। प्लेट 1 में आप सैलड्स ले लें एंड प्लेट 2 में आप अपने घर का होम कुक्ड फूड ले सकते हैं। और ये बात का ध्यान ज़रूर रखें कि सैलड्स को ना तो आप खाना खाने के दौरान लें, ना ही खाना खाने के बाद लें। अच्छा। अगर आपने थोड़ा सा सैलड भी खाना खाते हुए लिया या खाना खाने के बाद लिया तो वो भी वात यानी कि गैस की एक्यूमुलेशन या वात को क्रिएट कर सकता है और वो भी कहीं ना कहीं कच्चापन अंदर दे सकता है। कई लोगों को ढकारे आने शुरू हो जाते हैं, किसी को एकदम गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाता है या किसी को वात एग्रोवेट हो जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से सैलेड और लंच या लंच के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स। या इनिशियली आप बैठ करके पहले सैलड्स खा लीजिए, इधर इट्स अ वन टाइप ऑफ सैलड और इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ सैलड। आप पहले सैलड्स खा लीजिए एंड देन यू टेक अप योर कुक्ड फूड, राइट। बिकॉज अदरवाइज दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना is not a good habit. It's not a healthy habit. Okay. According to Ayurveda and naturopathy. So it is always different कि पहले आप सैलड्स खा रहे हैं यानी कि रॉ पहले खा रहे हैं, उसके बाद आप कुक्ड खा रहे हैं। रॉ और कुक्ड को मिक्स करके ना खाइए और कुक्ड के बाद भी रॉ नहीं खाइए। अच्छा। क्योंकि हमारी जो बॉडी है इट हैज़ इट्स ओन प्रोसेस। जी। वो भी एक बहुत बड़ी मशीनरी है,
उसमें अपनी मर्ज़ी से ही कुछ भी नहीं डाला जा सकता कि जो दिल में आया डाल दिया, जब दिल में आया डाल दिया. So we should know these small principles so that we are not making mistakes. एंड ऑल टुगेदर अपने खाने में हमें फाइब्रस फूड खाना चाहिए जो आपके स्टमक को एवरीडे क्लीन कर रहा है, बाउल्स क्लीन कर रहा है. यानी कि जैसे नॉर्मल भोजन आप खा रहे हैं, सात्विक सादा भोजन खा रहे हैं, उसमें चोकर युक्त आटे की बनी रोटी, अ गुड अमाउंट ऑफ घी, देसी गाय का देसी घी, और जैसे सिंपल घिया की सब्ज़ी. जी. तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप खास करके डिनर में लेते हैं या फिर आप अपनी डेली रूटीन में ले रहे हैं, तो आपका जो एक सुपाच्य भोजन होगा, आपको बहुत इजीली डाइजेस्ट होंगी चीज़ें, और इजीली डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें आपका स्टमक भी इजीली क्लीन होगा नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग. तो एक अच्छी रूटीन होना, यानी कि रात को आप समय पर सोएं और सुबह समय पर उठें. अगर कोई भी व्यक्ति 6 to 7 डेज, एक हफ्ता तक ये आदत बना ले कि हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त पर सूर्य उदय से पहले ही उठना है, तो आप देखेंगे कि कुछ देर में उस व्यक्ति को आदत हो जाएगी कि उठते ही उनका पेट साफ होगा. राइट. और उठते ही पेट साफ करके फिर आप एक्सरसाइजेस करें या जो भी आप हल्का करना चाहते हैं वो सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करें. तो नहा धोकर जब आप आसन प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो तब भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है. और आप देखेंगे कि शुद्ध हवा में ऑक्सीजनेटेड माहौल में रहने से और प्योर एयर को ब्रीथ करने से भी आपका लंग्स का भी शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्योरीफाई होता है. तो दीज आर सम ऑफ द हेल्दी हैबिट्स जो एक व्यक्ति को अडॉप्ट करनी चाहिए, तभी जाके हम जो प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है उससे मुक्त हो सकते हैं. बिल्कुल सिस्टर, जब हम बात करते हैं किसी भी तरह की बीमारी से बाहर निकलने के लिए, एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी है हर बीमारी के अंदर में, वो है कि हमें समझ में नहीं आता कि करना क्या है, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है. कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, आज हर चीज़ का सल्यूशन उपलब्ध है हमारे आसपास, और वो भी एक सोर्स से नहीं, लाखों सोर्सेस से. ऐसे में कई बार ऐसा होता है सिस्टर कि हम ना टोटली गिव अप कर देते हैं. जैसे सपोज़ अगर पिंपल्स की हम बात करें, कुछ लोग बहुत सारे, स्पेशली यंगस्टर्स की अगर हम बात करें, उन लोगों का एक आई वुड से कॉन्स्टेंट सर्च रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए सही है. वो हर डॉक्टर के पास जाएंगे, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे. आपके हिसाब से जब हमें ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? क्या हमें पहले चेंज करना चाहिए और किस पाथ पर जाना चाहिए जब कोई पिंपल्स का प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप में हो तो? सी इनिशियली इट इज़ ऑल अबाउट क्लेंजिंग एंड डिटॉक्स. जी. क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि लिवर में खराबी है. जी. और हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं. जी. टॉक्सिक वेस्ट अंदर इकट्ठा है, इसीलिए वो स्किन पे नज़र आ रहा है. तो सिस्टर, इसका मतलब ये सच है कि नहीं कि यंगस्टर्स को ही होता है? तो क्या हर यंगस्टर को लिवर में या फिर इसमें प्रॉब्लम होने लगती है, इस वजह से होता है पिंपल्स, या एज की वजह से होता है? नो, वन इज एज, ओके, सेकंड इज हार्मोनल इम्बैलेंस, जी, एंड देन थर्ड इज जब ये एज है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हैं, देयर इज़ अ प्यूबर्टी की एज आती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं. जब ये टाइम होता है, उस समय जब हम अपने रूटीन एंड लाइफस्टाइल एंड खाने पीने का भी ध्यान नहीं रख रहे, तो वो चीज़ें ऐड ऑन कर देती है. बिल्कुल, बिल्कुल. अगर उस बदलते फेज़ में, बदलती उम्र में, उस मतलब कि एकदम टीन एज में अगर हम अपने खान पान और अपने लाइफस्टाइल, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग, अगर ये हर चीज़ का ख्याल रखने लगें तो शायद ये प्रॉब्लम्स बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी. बिल्कुल. और बढ़ती उम्र में अगर किसी के साथ होता है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम तो वही है ना. राइट. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज इनसाइड. या ऊपर से आप कुछ भी अप्लाई करते रहिए, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. राइट. थोड़ी देर के लिए आप उसको दबा देंगे कुछ भी अप्लाई करके, लेकिन फिर से वो बाहर इरप्शन तो होगा ही. राइट. फिर से वापस आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज अंदर से तो क्लीन ही नहीं किया. राइट. ऊपर से ही बस उसको हम पेंट कर रहे हैं या उसको दबा रहे हैं. सो दैट इज नॉट द सोल्यूशन. बिल्कुल. सो इसलिए आयुर्वेद में अगर हम ऐसे लोगों को अगर कोई रेमेडी देना चाहें तो वो रेमेडी ये हो सकती है कि 40 डेज के लिए लगातार त्रिफला को रात को भिगोना है. रात को मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी में
यानी कि 1 गिलास पानी लेना है, मिट्टी का बर्तन लेना है और उसमें 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को भिगो देना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रात भर रखा रहने से उसका सारा असर त्रिफला चूर्ण का पानी में आ जाएगा। अगर स्किन ऑयली है तो आप उसको पानी को सुबह उसी मिट्टी के बर्तन में बॉयल करके, उसको थोड़ा सा गर्म करके और छान करके पी लें। और अगर स्किन ड्राई है तो फिर आपको छानने की या बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ऊपर से नितार के आप उस पानी को पी लीजिए। और जो नीचे बचा है त्रिफला चूर्ण का, जो भी रेजिडुअल बचा है, आप उसको अपने फेस पैक में या अपने शरीर की मालिश में या फिर हेयर वॉश में आप उस त्रिफला पाउडर को जो बचा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं। डोंट थ्रो इट अवे। राइट। और इसी के साथ एक बात का ध्यान रखें जी। कि जिन लोगों को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और उनको इसके साथ वात रोग भी है और जॉइंट्स का पेन भी है, वो इस रेमेडी को नहीं कर सकते। ओके। बिकॉज ओवरनाइट मिट्टी के बर्तन में रखने से, त्रिफला चूर्ण को इस तरीके से भिगोने से वो ठंडक क्रिएट करता है। इट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। ओके। तो जिनकी बॉडी में ऑलरेडी पेन्स हैं या जॉइंट पेन्स हैं या फिर आर्थराइटिस है, उनको वो पेन्स बढ़ जाएंगी। राइट। तो वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे एंड वो और ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा उनके लिए। तो दिस इज़ ओनली फॉर द पर्सन हु इज़ फेसिंग नो जॉइंट पेन्स, कोई वात का रोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्किन का डिजीज़ है, या फिर चलो थायराइड है चलेगा, बट इट शुडंट बी आर्थराइटिस और एनी फॉर्म ऑफ जॉइंट पेन। उनके लिए ये त्रिफला का और मिट्टी का बर्तन में रखना अच्छा नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये रेमेडी तो वो कर लें, लेकिन बाद में अगर किसी ने, ऐसे व्यक्ति ने कर ली और फिर उनका या बैड रिजल्ट आया, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। सो ये जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका इफ़ेक्ट एक्चुअली क्या है, बिकॉज लिवर में गर्मी हो जाती है और पित्त बढ़ जाता है, उसकी वजह से जिनको पिंपल्स हो रहे हैं, वो अगर ये त्रिफला वाली रेमेडी करते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म में 40-45 डेज़ में उनका जो लिवर है उसकी पूरी गर्मी निकल जाएगी और लिवर भी क्लेंज हो जाएगा, तो नेचुरली स्किन क्लियर हो जाएगी। वेरी नाइस सिस्टर। मेरे मन में एक थॉट आया कि जब हम बात करते हैं क्लैरिटी की, क्लैरिटी एक ऐसा शब्द है जो हर चीज़ में हमें ज़रूरी होता है, हर पड़ाव पर ज़िंदगी के ज़रूरी होता है। ऐसे में कई बार मैंने नोटिस किया है कि जब हम किसी स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं या फिर गॉड में बिलीव करते हैं या फिर हम बहुत पूजा करते हैं या फिर मंदिरों में जाते हैं, तो एक सर्टेन फॉर्म ऑफ क्लैरिटी हमें मिलती है। एक अनसर्टनिटी जो लाइफ में हर तरफ से मिल रही होती है, चाहे हमारे फिजिकल चेंजेस में, चाहे हमारे एज में, चाहे हमारे कामकाज में, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करता है स्पिरिचुअलिटी। ऐसे में अगर जैसे अभी आपने कहा कि हाफ नॉलेज इज़ नॉट गुड, अगर हम त्रिफला को उस तरीके से ले लें और किसी व्यक्ति को पेन का प्रॉब्लम है तो वो बढ़ जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये पूरा नॉलेज, जो एक कंप्लीट नॉलेज क्रिएट करना, वो कितना ज़रूरी है और क्या कहता है स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में? देखिए, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली गिव्स द क्लैरिटी ऑफ माइंड। राइट। जैसे आपने बार बार पूछा कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट, किसको फॉलो करें, किसको नहीं, क्या करना है, क्या नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली यहाँ पर भी अपना रोल प्ले करती है कि व्हेन यू हैव द क्लैरिटी ऑफ माइंड, तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लगती है कि येस, दिस हैज़ टू बी फॉलोड एंड दिस हैजंट टू बी फॉलोड। ओके। तो यहाँ भी हमें एक समझ मिलती है जी, क्योंकि आपका माइंड जब क्लियर है, जब यहाँ पे फोकस एंड विजन क्लियर है, तो आपको सामने वाले की चीजें भी यूं समझ में आ जाएंगी कि यस, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक है। जजमेंट पावर बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ जाएगी। राइट। डिसर्नमेंट आपकी राइट हो जाएगी। तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर पाना, डिसर्नमेंट कर पाना, राइट डिसीजन ले पाना, डिसीजन मेकिंग पावर जो हो वो हमारी एक्यूरेट हो, राइट हो, दिस इज हाउ आवर लाइफ इज बेस्ड ऑन इट। वाओ। तो वो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करती है। इसीलिए हेल्थ को भी देखते हुए कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, और कौन सी चीज़, कौन सी रेमेडी मेरे पे काम करेगी, वो कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग वो अंदर से आती है। वो आप किसी किताब से नहीं ले सकते, वो बाहर से कोई व्यक्ति आपको नहीं दे सकता, वो इनबिल्ट है। और वो इनबिल्ट कैसे इन्हांस होगा, जब आप ब्यूटीफुली इस सृष्टि के रचयिता परमात्मा से जुड़ते हैं, क्रिएटर से ही जुड़ जाते हैं, तो आपको वो धीरे धीरे चीज़ें क्लैरिटी मिलने लगती है। सिस्टर,
अगर आप बात करें त्रिफला की, कुछ आपने कहा रेमेडीज़ जो शायद कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं करती है, जैसे कुछ लोग त्रिफला नहीं ले सकते, उन लोगों के लिए आपका क्या सोल्यूशन है? किस तरह के रेमेडीज़ उनके लिए पॉसिबल है? देखो, उनके लिए भी और अदरवाइज भी यूनिवर्सली हर कोई यूज़ कर सकता है। वन इज़ कि जब आपको ऐसी स्किन इश्यूज़ हैं तो बार बार चेहरा ना धोएं। अच्छा। बहुत बार ना धोएं, एक्सेसिवली नहीं धोएं। ठीक है, आप नॉर्मल रूटीन है, सुबह दोपहर शाम, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, ये सब कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत बन जाती है बार बार चेहरा शीशे में जाके देखना, बार बार मिरर देख रहे हैं, बार बार अब वो कॉन्शियस हो रहे हैं कि मुझे पिंपल्स हो रहे हैं। दिस इज ऑल बॉडी कॉन्शियसनेस। राइट। तो ऐसा हो जाने में आप उस प्रॉब्लम को एक तरह से एग्रोवेट कर रहे हो। राइट। बहुत ज़्यादा बार मुंह नहीं धोएं, सफाई रखें, हाइजीन मेंटेन करें। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू जुड़ जाता है, वो ये है कि सुबह उठने के बाद जी। आप फेस वॉश करके सलाइवा की मसाज करें अपने पूरे चेहरे पे। जी। तो सबसे ज़्यादा जल्दी ये जो स्किन इश्यूज़ हैं ये ठीक होने शुरू हो जाएंगे, पिंपल्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जी। सेकेंडली 1/8 ऑफ द स्पून चूना एंड इन द सेम क्वांटिटी हनी, प्योर हनी, रॉ हनी। अगर छोटी मधुमक्खी का प्योर हनी मिल जाए, रॉ हनी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोनों को मिक्स करके पेस्ट बनाइए और उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी मसाज कर सकते हैं। देन एक और रेमेडी है, आप गुलाब जल ले लीजिए, लेमन का रस ले लीजिए और थोड़ा सा हनी ले लीजिए। आप इनको भी मिक्स करके और थोड़ा सा चाहे तो बीच में हल्दी ऐड कर सकते हैं। आप इन चारों को भी मिक्स करके और उसकी मसाज दे सकते हैं। अगर हनी नहीं है किसी के पास या नहीं मिल रहा है, उसकी जगह ग्लिसरीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सो दीज आर द फ्यू रेमेडीज़ जिसको यूज़ करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त है फेस पैक और फेस उपटन, कि आप अपनी बॉडी वॉश, फेस पैक और फेस का जो उपटन है, ये सारी चीज़ें प्लीज़ नेचुरल यूज़ करें। फोम बेस्ड झाग बनने वाले जितने भी सोप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कास्टिक सोडा होता है और वो हमारे स्किन के ऊपर ड्राइनेस क्रिएट करता है। ड्राइनेस आने से आपकी त्वचा पे रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, वो मुलायम नहीं रहेगी, सप्पल नहीं रहेगी। उसके अंदर जो एक नेचुरल चिकनाहट रहनी चाहिए, बॉडी में नमी रहनी चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए, वो भी खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है, वात रोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों को वात रोग ऑलरेडी है उनको सोप और शैम्पूज का यूज़ वर्जित कर देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए हटा देना चाहिए। हो सके तो अपनी लाइफ में कभी भी सोप्स को ना यूज़ करें। नेचुरल बनी हुई चीज़ों को, या नेचुरली ही बहुत कोई सोप बना है जिसमें फोम बेस नहीं है, आप उन चीज़ों को यूज़ करें जो आपकी बॉडी को ड्राई ना करके उसका मॉइस्चर, उसकी नमी को बनाए रखें। सिस्टर, आज तो हमने बहुत सारा नॉलेज आपसे लिया है, अगर आप थोड़ा सा उसे समराइज़ कर सके, बिकॉज जब हम कुछ चीज़ को रिवाइज करते हैं तो वो शायद हमारे जहन में रह जाती है, और अगर आपने इनको नोट नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपना पेपर और पेन लेकर आइए और फिर से इसे नोट कर लीजिए। जी सिस्टर, प्लीज़ समराइज। तो स्किन इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और करनी है वो है, नंबर 1 इज़ चेंज ऑफ द डाइट, जो सारा हमने इस पूरे एपिसोड में बताया जी। एंड चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, चेंज ऑफ योर फेस पैक एंड फेस उपटन, एंड स्टॉप द यूज़ ऑफ सोप्स जी। और इसकी जगह रात को सोने से पहले आप कंप्लीटली चेहरे की मसाज कर सकते हैं विद किंशुकादी ऑयल और कुमकुमादी ऑयल, विच आर जो कंप्लीटली हर्बल और जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं। तो इनका भी यूज़ किया जा सकता है, अलग अलग कंपनीज़ में अवेलेबल है, और जहाँ से भी आपको ओरिजिनली मिले आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसन, चंदन, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, नीम, गुलाब जल, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके अपना खुद उपटन तैयार करें, फेस पैक तैयार करें, उसको अप्लाई कीजिए। और अपने शरीर का भी, क्योंकि शरीर परमात्मा से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ है कि शरीर के बिना हम परमात्मा को भी नहीं याद कर सकते। आत्मा इस शरीर में बैठ के ही परमात्मा से जुड़ती है। तो इस शरीर का ख्याल रखना हमारा सर्वप्रथम धर्म बन जाता है। अगर हम सोचें कि शरीर तो विनाशी है, शरीर का तो ध्यान ही नहीं रखना चाहिए, फिर आप देखेंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी आप ड्रैग होते चले जाएंगे अपने शरीर के पीछे। शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, वो आपको अपने पीछे लगा लेगा और आप अपनी
आत्मा की जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, उस पर भी बहुत अच्छे से नहीं चल पाएंगे. सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से अबाउट ऑल स्किन इश्यूज़. थैंक यू सो मच सिस्टर. आई थिंक आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना, और आपका वैल्यूबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हम भले ही कितनी ही ब्यूटीफुली अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, या फिर हम ईश्वर से कनेक्टेड होना चाहते हैं, या सिर्फ हम फील गुड करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर का भी ध्यान दें. कई बार ऐसी स्किन इश्यूज़ हो जाती है जो बहुत पेनफुल होती है. अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा इस सीरीज़ में कि किस तरह से आप अलग अलग तरह के स्किन डिजीज़ से कैसे बाहर निकले. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान. ओम शांति.